राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से राही मासूम रजा जी के पूरे खानदान के लोग तैयार होकर मुहर्रम के जलसे में जाने के लिए लॉरी में बैठते हैं और उस सफर के दौरान राही मासूम रजा जी अपने पूरे खानदान का ब्यौरा खोलकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वहां पर एक बात सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, वो है उनके दद्दा का जिक्र। दद्दा जो उनके खानदान की सबसे बुजुर्ग महिला हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और किस तरीके से शादी के बाद जब वो पहली बार मायके आई तो लौटकर अपने ससुराल नहीं गई, और उनके जितने भी खानदान के छोटे बच्चे हैं वो कितना फख्र महसूस करते हैं खुद को दद्दा का पोता कहलाने में। तो यहाँ पर राही मासूम रजा जी ने दद्दा का जिक्र जो है वो इस तरह उन्हें प्रोजेक्ट करते हुए किया है कि लगता है वे किसी घर की बुजुर्ग महिला का जिक्र न करके एक लेडी डॉन का जिक्र कर रहे हों। और साथ ही दमड़ी बो का जिक्र भी वे करते हैं कि उन्होंने एक छोड़ तीन तीन शादियां की थी। तो यहाँ पर यदि कंपैरिजन करें तो हिंदू महिलाओं के हिसाब से मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ज्यादा सशक्त दिखाई देती हैं। और कैथरीन मेयो ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया में भी इन सब चीजों को कोट किया है, कंपैरिजन हमारे सामने रखा था और मैंने शब्द दर शब्द उसे पढ़ा था कि किस तरीके से हिंदू महिलाओं के मुकाबले मुस्लिम समाज की महिलाओं की जो सेहत है और उनका जो रुतबा है वो कहीं ज्यादा होता है समाज में और घरों के अंदर। और यहाँ अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उससे यही पता चल रहा है कि घर का सारा रख रखाव जो है वो औरतें देखा करती थी और पुरुषों में ये हिम्मत नहीं थी कि वह औरतों की बातों को टाल सकें। उससे पहले हमने एक और जिक्र पढ़ा था इनकी फूफी का कि किस तरीके से वो एक रईस खानदान की थी और अपने देवर को नौकर की तरह ट्रीट किया करती थी। तो इन सभी विवरणों को पढ़कर यही साबित होता है कि मुस्लिम समाज की महिलाओं की स्थिति वाकई हिंदू समाज की महिलाओं से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र किया था कि आज का एपिसोड जो है वो बचपन से जुड़ा हुआ होगा। तो उम्मीद है कि इसे सुनकर आप लोगों में से बहुतों को अपना बचपन याद आ जाएगा। ऐसी शरारतें, ऐसी शैतानियां, ऐसी कहानियां आपने भी अपने बचपन में जरूर बुनी होंगी। चलिए। नील के गोदाम से कटकर पोखरे से बचती हुई एक निहायत कच्ची सड़क गांव की तरफ रेंग रही थी। उस चीज को सड़क कहना कहां तक ठीक है यह मैं आज तक तय नहीं कर सका हूं। उस सड़क का तो हाल यह था कि एक गड्ढा खत्म होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। ड्राइवर गड्ढों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो ये आजादी से पहले वाला काल है और आज के जमाने में भी हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, स्किल्ड इंडिया की बात करते हैं। लेकिन मॉनसून के समय में आपने देखा होगा गुजरात हाईवे का भी यही हाल जो है सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था। लॉरी कभी दाहिनी तरफ झुक जाती तो कभी बाईं तरफ। दद्दा या अली कहने लग गई और या अलियों के बीच में वे बड़बड़ाती जाती। नौज यही को बशीर मार कहते रहे कि बड़े आराम से पहुंचे ये है, ई है गारत पीटी लौरी है या अली। अभी गंगौली कोई 2 फरलांग दूर रही होगी कि लड़कों के शोर करते हुए एक गोल ने लॉरी के आगे पीछे भागना शुरू कर दिया। लॉरी की रफ्तार इतनी सुस्त थी कि लड़के भागते भागते उससे आगे निकल जाते थे। भाई साहब के साथ मैं भी शोर करके लड़कों के शोर का जवाब देने की कोशिश करने लगा। फुस्सू चा के घर के सामने से लॉरी बाईं तरफ मुड़ी। सामने ही हामिद दा और वाजिद दा अपनी उजली दाढ़ियों पर हाथ फेर रहे थे। वाजिद दा आदाब, भाई साहब ने नारा मारा। वाजिद दा आदाब, भाई साहब की बाज गश्त करके मैंने भी नारा मारा, मतलब नकल करते हुए। वाजिद दा ने यकीनन दुआ ही दी होगी, लेकिन हमने वे दुआ नहीं सुनी क्योंकि शोर करते हुए नंग धड़ंग और कच्चे पक्के लड़कों और लड़कियों के जुलूस के साथ लॉरी आगे बढ़ चुकी थी। बसवाड़ी की जड़ से पूरब की तरफ जाने वाली गली के दोनों तरफ जुलाहों के घर हैं। जुलाहे खटिया डाले हुक्का पी रहे थे। एक तरफ 10-12 साल का लड़का फ्रेम से मुख्तलिफ रंग के धागों की बड़ी बड़ी रीलें लगाए जमीन पर थोड़े थोड़े फासले से बांस की सलाखें गाड़े रील के धागों को उनके गिर्द लपेट रहा था। लॉरी को देखकर वह रुक गया। हुक्का पीने वाले बसवाड़ों से उठकर खड़े हुए उन्होंने झुककर लॉरी को सलाम किया। गड़ई पर बैठी कपड़े धोने वाली एक नौजवान लड़की ने जल्दी से अपनी साड़ी नीचे करके अपनी
गंदुमी पिंडलियां छुपा ली, मेरे ख्याल से जिसको हम मासल पिंडलियां कहते हैं वही जिक्र है। लॉरी इन तमाम बातों से बेखबर बड़े फाटक की तरफ रेंग गई। लॉरी के रुकते ही मैं कूद कर फुन्नंदा के घर की तरफ भागा। ए मियाँ ओहर मत जाब, गया ने कहा। काहे न जाए, मैंने पूछा। ओ घरे माई ना आइल बाणी, के माई, मैंने गया के जवाब की राह नहीं देखी, क्योंकि फुन्नंदा के घर अगर खुद गया की माई भी आई हुई है तो उससे क्या हुआ। एक तो यह कि वह बुढ़िया पर्दा नहीं करती होगी, और अगर पर्दा करती भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वह मुझसे तो पर्दा कर ही नहीं सकती। मैं दादा के घर में घुस गया। दादा घर में नहीं थे। दादी आंगन में बैठी साग काट रही थी। उनकी दो बड़ी बेटियां दालान में लेटी हुई नौहा मश्क कर रही थी। दादी मुझे देखकर मुस्कुरा दी और पल भर के लिए उनकी बड़ी बड़ी काजल भरी स्याह तराशी हुई नुकीली आंखें भी मुस्कुरा दी, और उनके चेहरे से बुरे हालात की धूल झड़ गई और उनका चेहरा निखर गया। उनकी बेहद सांवली और बेहद नमकीन शख्सियत पल भर के लिए धुली हुई चांदनी की तरह आंगन में छिटक गई। आदाब दादी, मैंने कहा। जियो, कब आयो? अब वहीं ते आए हैं। बबू आई है कि नहीं? आई हैं। ए रुकइये, इन्होंने बड़ी लड़की को आवाज दी। उसने अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें नौहे की बयाज से हटाई। तनी तरकरिया काट लियो, मैं जा रही हूं बुबू से मिलने। मुमताज कहाँ है, मैंने पूछा। बात यह थी कि मैं मुमताज को ये बताने के लिए बेचैन था कि इस साल मैं बेहोश होने की मश्क करके आया हूं, और 5 की मजलिस में ऐसा बेहोश होऊंगा कि मशरू भाई भी देखते रह जाएंगे। मेरा ख्याल था कि लॉरी की आवाज सुनते ही मुमताज घर के बाहर आ जाएगा और मैं उसे एक तरफ ले जाकर फौरन ये बात बता दूंगा, मगर वह तो घर में भी नहीं था शायद। माता निकल आई हैं बेटा, दादी ने कहा। कहां से निकल आई है, मैंने पूछा। गेवा की माई को तो ना कह रही आप? दादी हंस पड़ी। ए भाई, ई मासूम तो एकदम में से पागल जना रहे। चेचक निकल आई है मुमताज के। 4 दिन से तरकारी खाते खाते नाक में दम आ गवा है, रुकइये ने कहा। मैं कोठरी की तरफ चला तो दादी ने मुझे मना किया, मगर मैं नहीं माना। झांक कर देखा, मुमताज लेटा हुआ था और फुन्नंदा नीम की एक टहनी से मक्खियां उड़ा रहे थे। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि माता निकल आई है, तो छोटा बच्चा मतलब बाल मन जो है वो जल्दी से समझ नहीं पाता कि माता निकल आना या माई आना क्या होता है। उसी सब चीज का यहाँ पर जिक्र है। भीतर मत आइए हो, दादा ने कहा, मगर मैं अंदर चला गया। कैसे ना जाता, मुझे मुमताज को इतनी बड़ी खबर जो सुनानी थी। मैंने मुमताज के कान में वह बात बता दी। मुमताज मुस्कुरा दिया और बोला, फुट्टू मश्क कहन है ना, मैंने कहा। बेहोश हम होंगे, बाकी ना, मैंने गर्दन झटक कर कहा। हम फुट्टू के पेट में चक्कू घोंप देंगे। मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैं बहुत गुस्से में था कि यह भी कोई बात हुई भला। मश्क करने की चोट खाऊं मैं और बेहोश हो फुट्टू। अरे वाह, मैं सीधा हामिद दा के घर गया। दुल्हनिया आंगन में बैठी रोटी बेल रही थी और हसीना दादी एक बसखट पर लेटी हुई मरसिया गुनगुना रही थी। दुल्हनिया हामिद दा के बच्चों की माँ है, लेकिन हम लोग उसे दादी नहीं कहते। पूरा सैयद बड़ा उसे दुल्हनिया ही कहता है। हालांकि मुस्लिम दा और फुन्नन दा के बच्चों की माँ को हम लोग दादी कहते हैं। दुल्हनिया को हम लोग आदाब नहीं करते, सलाम करते हैं। सलाम, मैंने कहा। उसने बेशुमार दुआएं दे डाली और इसी बीच में मैंने हसीना दादी को आदाब किया। जीते रहो। फुट्टू कहाँ है? पोखरे पर गए हैं, उन्होंने कहा। बैठो। मगर मैं नहीं बैठा। मैं पोखरे की तरफ भागा। वहां जाकर देखा कि वह अपनी बकरी को नहला रहा है। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। 5 की मजलिस में हम बेहोश होंगे, मैंने कहा। तुम्हें होली हो, फुट्टू ने कहा। ना, मैंने गर्दन झटकी। एह साल खाली हम बेहोश होंगे, तू पर साल होली हो। अब इमाम हुसैन कौनो बशीर भाई के नौकर ते हैं ना। फुट्टू उखड़ गया। मेरे हाथ में एक पत्थर था, मैंने खींच कर मारा। फुट्टू चीख कर बैठ गया। मैं भाग खड़ा हुआ। मेरा ख्याल था कि मैंने फुट्टू को मार डाला, इसलिए अब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। खैर, देखा जाएगा। मैंने सोचा कि अम्मू कातिलों को बचाते रहते हैं, तो क्या वे मुझे नहीं बचाएंगे? और क्या शब्बरदा और अग्गूदा मेरी वकालत नहीं करेंगे? इसलिए अगर फट्टू मर गया तो मेरे ठेंगे से।
फिर भी घर जाने के ख्याल से दिल कांप रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि नील के गोदाम में छुप लिया जाए। तो ये सारे बाल मन के ख्याल हैं। आप में से बहुतों ने इस तरह किया होगा बचपन में। अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। मैंने रास्ता बदल दिया। गोदाम के पिछले हिस्से को मैंने छुपना तय किया, लेकिन दूसरे दर्जे पर चढ़ने का इरादा ही किया था कि एक लड़के की करहने की आवाज आई। मुझे काठ मार गया। भूतों की वे तमाम कहानियां याद आ गईं जो गोदाम के बारे में मशहूर थीं। मैंने इधर उधर देखा, दूर कोई नहीं था, और बहुत दूर आम के बागों में भी उधर पश्चिम में सूरज डूब रहा था। सहमे हुए बच्चों की तरह मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल डाक गाड़ी के इंजन की तरह धक धक करता हुआ भागने लगा। फिर एक भारी आवाज आई। मैं बात ना सुन सका, लेकिन मैंने आवाज पहचान ली। भला मैं तक्कन चा की आवाज कैसे ना पहचानता। तक्कन चा हर हफ्ते कोई ना कोई मुकदमा लेकर अम्मू के पास जरूर आते थे, इसलिए उनकी आवाज मुझे जबानी याद थी। हे तक्कन चा, मैंने डरते डरते आवाज दी, क्योंकि हो तो यह भी सकता था कि भूत मुझे धोखा देने के लिए तक्कन चा की आवाज में बात कर रहा हो। इसलिए उन्हें आवाज देकर मैं गोदाम से नीचे उतर आया था कि अगर तक्कन चा की जगह किसी भूत ने सर निकाला तो मैं भाग खड़ा होऊंगा। मगर न भूत ने सर निकाला और न तक्कन चा ने। गोदाम में एकदम सन्नाटा हो गया। मैंने सोचा कि भाग ही जाना चाहिए, इसलिए मैं भाग खड़ा हुआ और घबराहट में मैं ये भूल गया कि मैंने फुट्टू को कत्ल कर दिया है। लेकिन जब मैं बड़े दरवाजे में झांक कर देखा तो ये देखा कि हाथे में पलंग और कपड़े की लंबी आरामदेह कुर्सियां पड़ी हैं और गांव भर के मीर साहिबान इकट्ठा हैं और गोरेदास सदर बने बैठे हैं। तो मुझे एकदम से याद आ गया कि मैंने फुट्टू को कत्ल कर दिया है। मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगा। भाई साहब इमाम बाड़े के 3 दर्रे में बैठे हुए थे। मुझे देखकर वे मेरे पास आ गए। मैं उन्हें लेकर बाहर निकल आया। हम फुट्टू को कत्ल कर दिया है, मैंने कहा। क्या कर दिया है? कत्ल? कब? थोड़ी देर भई। बाके फुट्टा तो हसीना दादी के साथ घर में बैठे हैं, भाई साहब ने कहा। दादी मां रामा से शिकायत करती रही कि फुट्टू अपना सर ना झुका लिहीन होत तो खुदा ना ख्वास्ता फुट्टू को जरूर कुछ हो जाता। भाई साहब ने हसीना दादी की नकल की। मेरी जान में जान आई। तो कहा वो जिंदा है? हाँ, तो अब पुलिस हमें ना पकड़ी है ना। ये सुनकर मैं इस कदर खुश हुआ कि थोड़ी दूर पर कबड्डी खेलते हुए जुलाहों के लड़कों के पास जाकर खड़ा हो गया। खेलिएगा? एक लड़के ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मैं एक गोल में खड़ा हो गया। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मैं कबड्डी खेलता हुआ पाले से उधर गया। मैं कनखियों से लगातार अपने दुश्मनों को देख रहा था, लेकिन कभी कभी मेरी नजर भटक कर उन जुलाहों की तरफ भी चली जाती थी जो मीर साहब के लड़के को कबड्डी खेलता देखकर इकट्ठा हो गए थे। जैसे कि मीर साहब के लड़के का कबड्डी खेलना कोई अनोखी बात थी। मगर थी तो अनोखी ही बात, क्योंकि उस दिन मैं पहली और आखिरी बार जुलाहों के लड़के के साथ कबड्डी खेला था। तो ये सारा जिक्र वह अपने लिए कर रहे थे। कबड्डी कबड्डी मैं बोलता रहा। लड़कों ने अपना घेरा तंग करना शुरू किया। फिर एक लौंडे ने झुककर मेरी टांग पकड़ ली। मैं गिर पड़ा। तमाम लड़के मुझ पर टूट पड़े। किसी ने मेरी टांग पकड़ ली, किसी के हाथ में मेरा हाथ। मैं कबड्डी बोलता हुआ पाले की तरफ घिसट रहा था। मेरी कोहनियां छिल गई थी, घुटनों की खाल उतर गई थी। सफेद मलमल का कुर्ता तार तार हो चुका था, मगर मैं कबड्डी बोल रहा था और लगातार पाले की तरफ खिसकता ही जा रहा था। फिर एकदम से 2 बड़े बड़े खुरदरे हाथों ने लड़कों को इधर उधर फेंक दिया। अब तुहा लोगन ऐसन लाट साहब हो गई, बाड़ा के मीर साहब के लड़कन के साथ कबड्डी खेलवा। ये आवाज गया अहिर की थी। लड़के डर कर भाग गए। मैं मुजरिमों की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। गया ने मेरे कपड़े झाड़े और बदन से रिश्ते हुए जख्मों में मिट्टी भरकर मुझे अपने गोद में उठा लिया। आप मियाँ हुई, आपके ई ना चाही, उसने मुझे समझाया। जब गया मुझे लेकर फाटक में दाखिल हुआ तो आंगन में खलबली पड़ गई। स्प्रिट से मेरे जख्म धोए गए। अली कबीर चा ने फौरन एक नुस्खा लिखा। उब्बाद चा उस नुस्खे को लेकर अपने दवाखाने की तरफ लपक गए। फुन्नंदा जुलाहों के घर तक लपक गए और लाठी बजा बजा कर उन्हें गालियां देने लगे। गोरेदा ने मुझे अपने पास बुला लिया। तो ये सारा जिक्र पढ़कर जो है मुझे जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया जिक्र भी याद आ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत में ही अपनी आत्मकथा के ये लिखा था कि जिस तरीके से हिंदू तगा बर्ताव किया करते थे, मुस्लिम तगा भी
वाल्मीकि समुदाय के लोगों के साथ ठीक उसी तरह का बर्ताव किया करते थे। तो यहां पर राही मासूम रजा जी ने भी ठीक वैसा ही जिक्र यहां पर किया है। हालांकि यहां पर वाल्मीकि समुदाय के बारे में बात नहीं लिखी गई है, लेकिन छोटी कही जाने वाली जातियों के साथ चाहे सवर्ण हिंदू हों चाहे मुसलमान लोग हों, एक सा ही बर्ताव करते रहे हैं। यह बात तो साबित होती है। तुम लॉरी से उतरकर कहां गायब हो गए थे? उन्होंने पूछा। गोरेदा की आवाज बहुत अच्छी थी, इतनी रसीली जैसे मिठुआ आम। वह गोरी दादी की ही तरह गोरे थे, लेकिन उनसे ज्यादा खूबसूरत थे। खूब निकलता हुआ कद, चौड़ी हड्डियां, मुस्कुराती हुई बड़ी बड़ी काली आंखें। उन्हें गाने का इतना शौक था कि जवानी में कलकत्ता भाग गए थे और सुना है कि वहां जाकर न्यू थिएटर्स में भर्ती भी हो गए थे। घर वालों को जो मालूम हुआ कि वे थिएटर में भर्ती हो गए तो घर में कोहराम मच गया। लोग गए और बड़ी मुश्किल से बहला फुसलाकर वापस लेकर आए। राजा सैयद मुनीर हसन का भाई और थिएटर में काम करे। चुनाचे सरकार ने उन्हें तहसीलदार बना दिया और उन्हें ये तहसीलदारी ऐसी भाई कि फिर उन्होंने तरक्की के बारे में सोचा ही नहीं। वे जिंदगी भर तहसीलदारी ही करते रह गए। एक बड़े अच्छे शायर थे, तरन्नुम से अपनी गजलें सुनाते तो समा बंध जाता। 1-2 साल के नागे से मुहर्रम करने गंगौली आ जाते। जिस साल वह आते उस साल गांव के और तमाम लोग गहना जाते, सबका दाम गिर जाता और सिर्फ उन्हीं का दरबार लगा करता था। इसलिए जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं फूल गया, लेकिन उनके सवाल का जवाब कैसे दे सकता था? मैं उन्हें बेहोशी के राज में शरीक नहीं करना चाहता था। मैंने तो सोच रखा था कि जब मैं तड़ से बेहोश हो जाऊंगा तो दक्कन पट्टी के तमाम लोग खुश हो जाएंगे कि चलो, अपनी पट्टी में भी एक ऐसा लड़का निकल आया है जो मियां मशरू की बेहोशी का जवाब दे सकता है। हम पोखरे पे गए रहे, मैंने कहा। नहीं, गोरेदा बोले। कहो कि मैं पोखरे तक गया था। मैं पोखरे तक गया था, मैंने कहने को कह तो दिया, मगर ये तमाम अल्फाज मुझे अजनबी और सख्त बुरे मालूम हुए। अगर आज चांद हो जाए तो शाम को मजलिस में तुम एक सलाम पढ़ना, उन्होंने कहा। जी अच्छा, मैंने कहा। उर्दू पढ़ लेते हो ना? जी हाँ। किस दर्जे में पढ़ते हो? 4th में, मैंने सीना तान कर कहा। मुन्ने से मुकाबला करोगे? मैं अली मेहदी चा के लड़के मुन्ने की तरफ देखने लगा। वह मेरी तरफ हिकारत से मुस्कुरा दिया। वह बहुत ही सूखा हुआ था। करोगे मुकाबला? अली मेहदी चा ने पूछा। कुश्ती में? मैंने सवाल किया। नहीं, अंग्रेजी में, अली मेहदी चा बोले। मैंने फिर मुन्ने की तरफ देखा, मगर चेहरे मोहरे से मुझे जरा अंदाजा ना हो सका कि वह मुझसे कम अंग्रेजी जानता है या ज्यादा। मैंने मौलवी मुनव्वर साहब की तरफ देखा, मगर उनका चेहरा तो बिल्कुल ही खाली था। वह तो मुझसे भी कम अंग्रेजी जानते थे। ए मामू, ई अली जहीर साहेब और इकबाल हुसैन के इलेक्शन वाका का किया जाए साहेब? हम्माद दा के कंधे के पीछे से सर निकालकर फुस्सू चा ने सवाल किया। मेरी जान में जान आई कि चलो, मुकाबला टल गया, वरना मरता क्या ना करता। जान पर खेल कर मुकाबला तो कर ही डालता। आखिर उत्तर और दक्कन पट्टियों का मामला था। भाई इकबाल हुसैन तो अहले बेत के सख्त दुश्मन है। तो अहले बेत जो है वो नीचे फुटनोट में उसका मतलब दिया हुआ है। अहले बेत का मतलब है घर वाले। शिया मुसलमानों में मुसलमानों के पैगंबर की औलाद को कहते हैं अहले बेत। भाई इकबाल हुसैन तो अहले बेत के सख्त दुश्मन है, गोरेदा ने कहा। मगर मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग को वोट देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मुस्लिम लीग का जिक्र हमेशा जिन्ना के नाम के साथ जोड़कर ही देखा जाता है। तो यहां पर यह बात गौरतलब है कि मुसलमान होते हुए भी इन्होंने जिन्ना की पार्टी को वोट ना देने की बात कही। मैं वहां से चुपचाप सरक गया कि कहीं इस बहस के बाद फिर मुकाबले वाली बात न उठ खड़ी हो। मैं वहां से उठकर सीधा अंदर चला गया। वहां गांव भर की बीवियां दद्दा से मिलने के लिए आई हुई थी। बाजी लड़कियों के एक गोल में बैठी उन्हें फरेबी दुनिया फिल्म की कहानी सुना रही थी। तो फरेबी दुनिया ये फिल्म का नाम है, उसकी कहानी सुना रही थी। लड़कियों ने तमाम बातें तो मान ली, लेकिन उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया कि तस्वीरें चलती फिरती और बोलती चालती हैं। गाने गाने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर बाजी कहां मानने वाली थी, तड़ से बोली। अल्लाह कसम बब्बो बाजी हम अपनी आंख से देखा है। अब बब्बो बाजी या सल्लन फुफ्फू या अलबू फू के पास इस अल्लाह कसम का क्या जवाब हो सकता था। अभी वे लड़कियां चकरा ही रही थी कि बाजी ने मुझे देख लिया। मैं सबूत का गवाह बना दिया गया।
मासूम से पूछ लीजिए। मासूम से पूछा गया और मैंने उन्हें जब ये बताया कि बाजी ठीक कहती हैं तो वे बेचारियां बिल्कुल बेहोश हो गईं। ये सब कयामत का आसार है। लेकिन ये बहस यहीं रोक दी गई क्योंकि चांद देखने का शोर होने लगा। फुट्टू ने चांद देख लिया था और हसीना दादी बिना चांद देखे फुट्टू की हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। मुझसे किसी ने कुछ कहा तो था नहीं, इसलिए चांद देखते ही मैं फुट्टू की तरफ सरक गया। हम बेहोश होंगे, मैंने चुपके से कहा। उधर अगर तू भयो बेहोश त हम तेरे पेट में चक्कू घोंप दें। फुस्सू सहमकर हसीना दादी की तरफ सरक गया। तमाम औरतें जनाना इमाम बाड़े की तरफ बढ़ी। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं क्योंकि अगले एपिसोड में हम पूरा ये जो वाक्या है उसको लेंगे कि इमाम बाड़े में जाने के बाद किस तरीके से औरतें प्रार्थना करती हैं और किस किस तरीके से नौहा पढ़ती हैं। उन सब चीज़ों का जिक्र है जिसे हम अगले एपिसोड में पूरा करेंगे। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें पसंद आ रही होंगी और कुछ नया भी है जानने समझने के लिए शिया समुदाय के बारे में। तो इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए और इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक का। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।